मौर्योत्तर पाषाण काल से लेके मौर्योत्तर काल तक के सभी जो चैप्टर्स थे कंप्लीट कर लिए थे घटना चक्र के पॉइंटर्स के। तो आज हम करेंगे गुप्त एवं गुप्तोत्तर युग। ठीक है, तो गुप्त वंश ने शासन किया 319 से 500 ईस्वी अवधि के मध्य। 4 अश्वमेधों का संपादन किसने किया था? प्रवरसेन प्रथम ने। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे याद रखिएगा। तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। गुप्त राजा देवगुप्त का एक अन्य नाम क्या था? चंद्रगुप्त द्वितीय। प्रथम गुप्त शासक जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी? चंद्रगुप्त द्वितीय। इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख संबद्ध है समुद्रगुप्त से। प्रयाग प्रशस्ति जानकारी देती है कुमार गुप्त के सैन्य अभियान के बारे में। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पर लेख मिलता है जहांगीर का। पृथिव्या प्रथम वीर उपाधि थी समुद्रगुप्त की। हूणों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ गुप्त राजवंश। हूणों ने भारत पर आक्रमण किया था स्कंदगुप्त के शासनकाल में। गुप्त शासक जिसने हूणों पर विजय प्राप्त की थी? स्कंदगुप्त। वह अभिलेख जिससे ज्ञात होता है कि स्कंदगुप्त ने हूणों को पराजित किया था? भित्री स्तंभ लेख। गुप्त साम्राज्य के पतन के विभिन्न कारण थे जो हैं हूण आक्रमण, प्रशासन का सामंती ढांचा, उत्तरवर्ती गुप्तों का बौद्ध धर्म स्वीकार करना, अयोग्य उत्तराधिकारी। शक विजेता के रूप में जाना जाता है चंद्रगुप्त द्वितीय को। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय ने पराजित किया था रुद्र सिंह तृतीय को। रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय। रजत सिल्वर को बोलते हैं। गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार जिस एक पत्तन से संचालित होता था वह है ताम्रलिप्ति। भारत ने दक्षिण पूर्व एशिया के साथ अपने आरंभिक सांस्कृतिक संपर्क तथा व्यापारिक संबंध बंगाल की खाड़ी के पार बना रखे थे, क्योंकि बंगाल की खाड़ी में चलने वाली मानसूनी हवाओं ने समुद्री यात्राओं को सुगम बना दिया था। प्राचीन भारत में देश की अर्थव्यवस्था में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले श्रेणी गठन के संदर्भ में कथन सही, ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा याद रखिएगा। श्रेणी ही वेतन, काम करने के नियमों, मानकों और कीमतों को सुनिश्चित करती थी। श्रेणी का अपने सदस्यों पर न्यायिक अधिकार होता था। गुप्त काल में गुजरात, बंगाल, दक्कन एवं तमिल राष्ट्र में स्थित केंद्र संबंधित थे वस्त्र उत्पादन से। गुप्त काल में अपनी आयुर्विज्ञान विषयक रचना के लिए जाना जाता था सुश्रुत को। धन्वंतरी, भास्कराचार्य, चरक तथा सुश्रुत में से प्राचीन भारत के आयुर्वेद शास्त्र से संबंध नहीं है भास्कराचार्य का। प्राचीन कालीन भारत में हुई वैज्ञानिक प्रगति के संदर्भ में सत्य कथन है। प्रथम शती ईस्वी में विभिन्न प्रकार के विशिष्ट शल्य औजारों का उपयोग आम था। 5वीं शती ईस्वी में कोण के ज्या का सिद्धांत ज्ञात था और 7वीं शती ईस्वी में चक्री चतुर्भुज का। ये मैच द फॉलोइंग में है। आप अगर चाहें तो घटना चक्र जैसे आप रख भी सकते हैं, ताकि अगर आपको किसी का एक्सप्लेनेशन देखना हो, किसी का डिस्क्रिप्शन में क्वेश्चन देखना हो, तो आपको उससे सुविधा रहेगी। चंद्रगुप्त के 9 रत्नों में से फलित जोशित से संबंधित था छपड़क। कालिदास जिसके शासन काल में थे वह शासक है चंद्रगुप्त द्वितीय। गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा है दीनार। गुप्तकालीन रजत मुद्राओं का नाम दिया है रूपक। वह गुप्त शासक जिसने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए चंद्रगुप्त प्रथम। गुप्त काल में लिखित संस्कृत नाटकों में स्त्री और शूद्र बोलते थे प्राकृत। सती प्रथा का प्रथम अभिलेखिक साक्ष्य प्राप्त हुआ, ये इंपॉर्टेंट है, ऐरण अभिलेख। ठीक है, ऐरण से। गुप्त संवत की स्थापना की चंद्रगुप्त प्रथम ने। अब इसमें जो उपाधियाँ थी है ना, उनको मैच करना है। अशोक को क्या कहा जाता था? प्रियदर्शी, है ना, देवानाम प्रिय। समुद्रगुप्त को परक्रमांक, चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य, स्कंदगुप्त को क्रमादित्य। नगरों का क्रमिक पतन एक महत्वपूर्ण विशेषता थी गुप्त काल की। मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया गया गुप्त वंश ने। प्राचीन भारत में वह वंश जिसका शासनकाल स्वर्ण युग कहा जाता है गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर थी उपज का 6वां भाग। हिंदू विधि द्वारा मान्य करता उपज का 6वां भाग। गुप्त साम्राज्य द्वारा कर रहित कृषि भूमि प्रदान की गई थी ब्राह्मणों को। प्राचीन भारत में सिंचाई कर को कहते थे विदग भागम। 3री शताब्दी में वारंगल प्रसिद्ध था लोहे के यंत्रों उपकरणों हेतु। तोरमाड़ था हूण जाति दल का।
हूण शासक मिहिर कुल को पराजित किया था बालादित्य एवं यशोधर्मन ने। विशाख दत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु है। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज दरबार की दुरभिसंधियों के बारे में सत्य कथन है। गुप्त सम्राट स्वयं के लिए दैवीय अधिकारों का दावा करते थे। उनका प्रशासन विकेंद्रीकृत था। उन्होंने भूमिदान की परंपरा को विस्तारित किया था। शतरंज का खेल उद्भव हुआ, यानी इसका ओरिजिन कहाँ पे हुआ? भारत में। शूद्रक द्वारा लिखी हुई प्राचीन भारतीय पुस्तक मृच्छकटिकम का विषय था एक धनी व्यापारी और एक गणिका की पुत्री की प्रेम कथा। प्राचीन सांख्य दर्शन में महत्वपूर्ण योगदान है कपिल का। भारत में दार्शनिक विचार के इतिहास के संबंध में सांख्य संप्रदाय से संबंधित सत्य कथन है। सांख्य की मान्यता है कि आत्मज्ञान ही मोक्ष की ओर ले जाता है, ना कोई बाह्य प्रभाव अथवा कारक। योग दर्शन के प्रतिपादक हैं पतंजलि। अनुस्मृति, प्रत्याहार, ध्यान तथा धारणा में से वह जो अष्टांग योग का अंश नहीं है, अनुस्मृति। महाभाष्य के लेखक पतंजलि समसामयिक थे पुष्यमित्र शुंग के। नव्य न्याय संप्रदाय के संस्थापक थे गंगेश। जब तक जीवित रहो सुख से जीवित रहो, चाहे इसके लिए ऋण ही लेना पड़े, क्योंकि शरीर के भस्मीभूत हो जाने पर पुनरागमन नहीं हो सकता। पुनर्जन्म का निषेध करने वाली यह उक्ति है चारवाकों की। वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक थे कणाद। न्याय दर्शन के प्रवर्तक थे गौतम। मीमांसा के प्रणेता थे जैमिनी। कर्म का सिद्धांत संबंधित है मीमांसा से। सांख्य, वैशेषिक, मीमांसा, न्याय तथा योग में से वह दर्शन जिसका मत है कि वेद शाश्वत सत्य है, मीमांसा। मीमांसा और वेदांत, न्याय और वैशेषिक, लोकायत और कापालिक तथा सांख्य और लोक युग में से वह एक जो भारतीय खट दर्शन का भाग नहीं है, लोकायत और कापालिक। अद्वैत दर्शन के संस्थापक है शंकराचार्य। ज्ञान भक्ति कर्म तथा योग में से अद्वैत वेदांत के अनुसार मुक्ति प्राप्त की जा सकती है ज्ञान द्वारा। शंकराचार्य, अभिनव गुप्त, रामानुज तथा माधव में से वेदांत दर्शन के साथ संबंध कौन नहीं था? अभिनव गुप्त, है ना। आप देखिएगा इनकी समिति का आप नाम बताइए, इन्होंने किस समिति का गठन किया था। सुमेलित करना है संवत्सर और गणना अवधि। विक्रम संवत्सर 58 ईसा पूर्व, शक संवत 78 ईस्वी, गुप्त संवत्सर 320 ईस्वी, कली संवत्सर 3102 ईस्वी पूर्व। तो आपको ये बताना है कि जो हमारा भारतीय संविधान है उसमें किस संवत को लिया गया है। ठीक है, देखते हैं कितने लोग सही आंसर करते हैं। सत्य कथन इसमें से बताना है कि विक्रम संवत 58 ईसा पूर्व से आरंभ हुआ, शक संवत सन 78 ईसा पूर्व से प्रारंभ हुआ, गुप्त काल सन 319 से आरंभ हुआ, भारत में मुसलमान शासन का युग सन 1192 से शुरू हुआ। 1192 में आई थिंक आप लोग को पता होगा कि तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था। तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था 1191 में, और 1192 में हुआ था तराइन का द्वितीय युद्ध, जिसमें पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया था मोहम्मद गोरी ने। और इस प्रकार से भारत में जो मुस्लिम साम्राज्य की ना एक शुरुआत सी हो गई थी। स्थापना तो बाबर ने ही की, परंतु एक कहते ना स्थायी उसने शुरुआत दे दी थी। अब आगे अगले प्रश्न पर चलते हैं। पुलकेशिन द्वितीय का बादामी शिलालेख शक वर्ष 465 का दिनांकित है। यदि इसे विक्रम संवत में दिनांकित करना हो तो वर्ष होगा 601 अथवा 601। चालुक्य अभिलेख के तिथि अंकन में शक संवत का वर्ष 556 दिया है, तो इसका तुल्य वर्ष कितना है? आपको कुछ नहीं करना, आपको 58 जोड़ देना। ठीक है, तो और इसी तरीके से मतलब क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। जैसे शक संवत, विक्रम संवत, तो आपको याद रखना है संवत कौन सा है, फिर उसी के अकॉर्डिंग ईसा पूर्व, और आपको ईस्वी याद रखना है। तो जो पूर्व है तो उसको तो जो 58 ईसा पूर्व है उसमें अब से जैसे 556 में देखिए इसमें 58 जोड़ा गया, अगर इसको तुल्य वर्ष निकालेंगे शक संवत के अनुसार, है ना।
और ऐसे ही 78 का भी ये देखेंगे, अगर देखते हैं आगे कहीं एग्जाम्पल आता तो मैं बताती हूँ। पुराणों के अनुसार चंद्रवंशी शासकों का मूल स्थान था प्रतिष्ठानपुर। मौखरी शासकों की राजधानी थी कन्नौज। हरिशेन, कल्हड़ एवं कालिदास में से वह जिसकी पुस्तकों में हर्ष के समय की सूचनाएं मिलती हैं कल्हड़। हर्षचरित नामक पुस्तक लिखी बाणभट्ट ने। हर्ष के साम्राज्य की राजधानी थी कन्नौज। सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से स्थानांतरित की थी कन्नौज में। सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजित किया था, कन्नौज तथा प्रयाग में। उत्तर प्रदेश में स्थित वह स्थल जहां हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया था, प्रयाग। नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणवर्ती आगमन को किसने रोका था? पुलकेशिन द्वितीय ने। हर्षवर्धन को पराजित किया था पुलकेशिन द्वितीय ने। कभी बाण निवासी था पृथ्वीकुटा औरंगाबाद का। ह्वेनसांग भारत आया था सम्राट हर्ष के शासनकाल में। भारत की यात्रा करने वाले चीनी यात्री युआन च्वांग ने तत्कालीन भारत की सामान्य दशाओं और संस्कृति का वर्णन किया है। इस संदर्भ में सही कथन है। जहाँ तक अपराधों के लिए दंड का प्रश्न है, अग्नि, जल व विष द्वारा सत्य परीक्षा किया जाना ही किसी भी व्यक्ति की निर्दोषता अथवा दोष के निर्णय के साधन थे। व्यापारियों को 9 घाटों और नौकों पर शुल्क देना पड़ता था। तो ये कथन जो है ये सही है। ह्वेनसांग की भारत यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर था मथुरा। कौशे शब्द का प्रयोग किया गया है रेशम के लिए। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने अध्ययन किया था नालंदा विश्वविद्यालय में। आज भी भारत में ह्वेनसांग को याद करने का मुख्य कारण है सियूकी की रचना। चीनी यात्री जिसने भीनमाल की यात्रा की थी, ह्वेनसांग। चीनी यात्री इत्सिंग ने बिहार का भ्रमण किया लगभग 671 अथवा 672 ईस्वी में। चीनी लेखक भारत का उल्लेख करते हैं यिनतू के नाम से। नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण मुस्लिम आक्रमण। आप देखना ये जो जब आप गजनवी महमूद जो गोरी वाला चैप्टर पढ़ते हैं ना, गजनवी के बाद जो आया था गोरी, तो महमूद गोरी के साथ उसके 2 ताकतवर सेनापति थे, है ना। अब आप उनका नाम बताइए। उन्हीं में से एक ने, बख्तियार खिलजी जो थे, तो उन्होंने इसको तहस नहस, किसी ने सोचा भी नहीं था कि वो बंगाल और बिहार पर विजय प्राप्त करेगा, परंतु उसने किया। और यहाँ तक ये हुआ था कि जब वो बंगाल में पहुँचा था और जो सेन वंश के राजा थे लक्ष्मण सेन, वो तो अपना सिंहासन ही छोड़ के भाग गए थे। तो ये जब हम लोग डिस्क्रिप्टिव पढ़ेंगे तब हम लोग वहाँ पे पढ़ेंगे। अभी हम लोग शॉर्ट में पॉइंटर कर रहे हैं, कम समय में अधिक रिवीजन, तो हम लोग उसी पर फोकस करेंगे। भारत में सबसे प्राचीन विहार नालंदा का। नालंदा स्थित है बिहार में। गुप्तोत्तर युग में प्रमुख व्यापारिक केंद्र था कन्नौज। कन्नौज को पाने के लिए ही तो सारी लड़ाई हुई थी उस समय। सामंतवाद का विकास गुप्तोत्तर काल की कृषक संरचना की प्रमुख विशेषता थी। इस काल में भूस्वामी, मध्यस्थ वर्ग एवं आश्रित कृषक वर्ग अस्तित्व में आया। बिल्कुल सही। और ये इसका डिस्क्रिप्शन भी एकदम सही, कथन और कारण दोनों सही है। भारतीय इतिहास के संदर्भ में सामंती व्यवस्था के अनिवार्य तत्व हैं भूमि के नियंत्रण तथा स्वामित्व पर आधारित प्रशासनिक संरचना का उदय, सामंत तथा उसके अधिपति के बीच स्वामी दास संबंध का बनना। सत्य कथन कौन कौन से हैं? चीनी यात्री, जो चीनी तीर्थयात्री थे फायान चंद्रगुप्त द्वितीय के समकालीन था। चीनी तीर्थयात्री ह्वेनसांग हर्ष से मिला था। देखो हा से याद रखिएगा, हा से हर्ष, हा से ह्वेनसांग, और उसे बौद्ध धर्म का उपासक बनाया। ठीक है। 8वीं शताब्दी के संत जो शंकराचार्य जी थे उनके बारे में सही कथन है। उन्होंने भारत के विभिन्न क्षेत्रों में 4 धर्म स्थापित किए। उन्होंने वेदांत का प्रसार किया। उन्होंने बौद्ध तथा जैन धर्मों के विस्तार पर रोक लगाई। आदि शंकर के बाद में जो शंकराचार्य बने उनका जन्म कहाँ हुआ था? केरल में। आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ स्थित कहाँ पर है? जोशी मठ, द्वारका, पुरी, श्रृंगेरी। ठीक है। रवि कीर्ति का संबंध है पुलकेशिन द्वितीय से। भवभूति का कन्नौज के यशोवर्मन से। हरिशेन समुद्रगुप्त से। दंडी नरसिंह वर्मन से। अब फिर मिलाना है आपका जो
दरबारी कवि कौन कौन से हैं, राजा कौन से हैं? अमीर खुसरो, अलाउद्दीन खिलजी, कालिदास, चंद्रगुप्त द्वितीय, हरिशेर, समुद्रगुप्त, बाणभट्ट, हर्षवर्धन। अब फिर से मिलाना है तो भोज, धार, दुर्गावती, गोंडवाना, समुद्रगुप्त प्रांतीय शासक था विदिशा का, अशोक प्रांतीय शासक था उज्जैन का। तो इस तरीके से हमारा गुप्त काल वाला और गुप्तोत्तर काल वाला भी चैप्टर खत्म हुआ। अब हम अगला चैप्टर करेंगे, जैसा आप देख सकते हैं, प्राचीन भारत में स्थापत्य कला। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण एग्ज़ाम की दृष्टि से, तो कृपया इसे ज़रूर पढ़िएगा। और आप वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर अच्छा लगे और आपको लगे कि हाँ हमारा प्रयास इस योग्य है कि आप वीडियो को सब्सक्राइब करें, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक यह प्रयास पहुंच सके। धन्यवाद।